और आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली ये चीज होता क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम स्टडी करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट जो हमको लाइट से जो फोटॉन्स मिलते हैं, फोटॉन्स के साथ जो मैटर होता है उसका ही हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ओके, तो हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसके अंदर बहुत सारे टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्टार्टिंग में हम बेसिकली पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज मैटर और जो मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल का रोटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उस रोटेशन के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन होता है वो सब देखेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और जिसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बोल सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आखिर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज का क्लास हमारा बेसिकली रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का एकदम इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। तो इस क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, हमें देखो यहाँ पे नेम पे भी लिखा है रोटेशन स्लैश माइक्रोवेव। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्यों बोल सकते हैं। बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे, हम एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे, उस मॉलिक्यूल का रोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। वो मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तब वो जो हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जब हम स्टडी करने वाले हैं तो मॉलिक्यूल को हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हम एक मॉलिक्यूल को लोअर एनर्जी लेवल से उसको हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचाते हैं। तो ये जो बाय रोटेशन जब हम लोअर एनर्जी से मॉलिक्यूल को हायर एनर्जी में पहुंचा सकते हैं तब एक्चुअली जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होता है वो लाई करता है माइक्रोवेव रीजन में। दैट इज हमने ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज होता है, हमने एक स्केल यहाँ पे देख लिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आईआर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहा है। तो यहाँ से जो इतना तक रेंज है, किसका रेंज है, ये है हमारा वेवलेंथ का रेंज है। इस वेवलेंथ में हमको जो लाइट मिलता है दैट इज वो जो माइक्रोवेव रीजन में आता है। तो ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं एक मॉलिक्यूल को, तो वो मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो वो लोअर एनर्जी रोटेशन से हायर एनर्जी रोटेशन तक चला जाएगा। नाउ अभी हमको एक चीज देखना पड़ेगा। तो हमने देख लिया जब बेसिकली इसी रीजन की वजह से हम जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। तो अभी हम जो मॉलिक्यूल का रोटेशन स्टडी करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल एक्चुअली उसके एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ये जो रोटेट हो रहा है, इस रोटेशन की वजह से क्या वो मॉलिक्यूल रोटेशनली एक्टिव और माइक्रोवेव एक्टिव हो सकता है। तो बेसिकली हमको पहले देखना पड़ेगा कंडीशन क्या होता है फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनली और माइक्रोवेव एक्टिव। तो बेसिकली जो कंडीशन होता है वो कंडीशन है मॉलिक्यूल must have a permanent dipole moment। मतलब जब मॉलिक्यूल का हम जो रोटेशन स्टडी करने वाले हो उस मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए और वो चेंज भी होना चाहिए। जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है उस टाइम पर उस डाइपोल मोमेंट शुड बी चेंज्ड। ओके, तो अभी हमको देखना पड़ेगा ये जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कैसे हम देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में हमने जब स्टडी किया है, हमने दो टाइप का मॉलिक्यूल देखा है। एक होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल
दैट इज जो टाइप होता है, अगर हम जनरली लिखे जो मॉलिक्यूल है, अगर हम कंसिस्ट करें डायटोमिक मॉलिक्यूल, इन दैट केस डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो दोनों ही एटम होता है वो अगर सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल का दोनों एटम डिफरेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अभी जो हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, जो डाइपोल मोमेंट किसका हो सकता है, अगर हम इन दोनों का थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल भी देख ले, मतलब जो हमको दिख सकता है, दैट इज H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले, दैट इज HCl मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल एटसेट्रा। ओके, तो अभी हमने जो सारे मॉलिक्यूल्स देखे हैं, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हम किस में देख सकते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट हमको फाइंड आउट करना होगा, डाइपोल मोमेंट के लिए there must be a difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज ए और ए बी, ये जो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर अगर दोनों जो एटम्स है उन दोनों एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो इन दैट केस हम उस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज अगर हमने ये जो दोनों मॉलिक्यूल यहाँ है, अगर हम यहाँ पे देखिए ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बोथ एटम्स आर सेम, तो यहाँ पे तो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी हमने जो ए मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, दोनों तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल है। अगर ए मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो भी होगा तो A2 में बेसिकली क्या हो जाएगा, दोनों ही वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इन दैट केस जो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं देयर विल बी नो डाइपोल मोमेंट। देयर विल बी नो डाइपोल मोमेंट। अगर हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए बी मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। दैट इज अगर हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर होता है तो हम क्या देख सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डेफिनेशन होता है वो हमने क्या पढ़ा है, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक एटम और एक एलिमेंट कितना फोर्सफुली उस कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बोले दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब बी जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होगा। इन दैट केस ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बी ज्यादा अपने तरफ खींच लेगा। तो अगर बी ज्यादा अपने तरफ खींच लेता है, देखिए ये बेसिकली टग ऑफ वॉर जैसा होता है कि खुद के तरफ ज्यादा पुल करके रखा है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली टिल्ट हो जाता है। तो ये टिल्ट हो जाने से हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज दैट ए बी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स अभी बीच में ना रह के थोड़ा बी के साइड टिल्ट हो जाएगा। तो बी के साइड टिल्ट हो जाने से हम देखिए परमानेंट तो कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई चार्ज सेपरेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट एक पार्शियल चार्ज सेपरेशन आ रहा है। ये जो पार्शियल चार्ज सेपरेशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज जितना बी के तरफ ज्यादा टिल्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है, अगर बी के तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाएगा तो बी के ऊपर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, दैट इज डेल्टा नेगेटिव। एंड ए के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऐसे एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है जिसका हमको एक डायरेक्शन भी मिल रहा है। बेसिकली जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ ज्यादा खिंच जाता है तो उसी तरफ एक्चुअली डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अभी हम बोल सकते हैं बेसिकली जितना बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एनी जितना भी मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स में जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसके साइड ही हमारा डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन होगा। तो डाइपोल मोमेंट हमको ये याद रखना होगा, बेसिकली डाइपोल मोमेंट is a vector quantity.
इसका मतलब अगर हम जब स्टडी कर रहे हैं, अगर हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो रहा है, बट उसका अगर डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो डाइपोल मोमेंट चेंजेस, मतलब इसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एनी वन ऑफ देम विल चेंज, तो हम बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि जो भी हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें तो डाइपोल मोमेंट हमको नहीं मिल रहा है, देयरफॉर वो कभी भी रोटेशनली एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नो डाइपोल मोमेंट, देयरफॉर दे आर rotationally inactive। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट, बट ऑल हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जितने हैं सब रोटेशनली एक्टिव नहीं होते। उसमें भी हमको ये देखना पड़ेगा कि टोटल नेट जो चेंज होता है वो प्रेजेंट है कि नहीं। दैट इज, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं BH3 का एग्जांपल। BH3 का शेप कैसे होता है, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, दैट इज बोरॉन और फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट में चेंज है। फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट बोरॉन से ज्यादा होता है, तो एक डाइपोल मोमेंट का हमको ओरिएंटेशन मिलेगा। लेकिन मॉलिक्यूल का जो शेप है इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, बेसिकली अब जब ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से जो रिजल्टेंट मोमेंट हमको मिलेगा वो रिजल्टेंट मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से, मतलब एक मॉलिक्यूल में डाइपोल होने से नहीं होगा। मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट का जो नेट चेंज होता है, मॉलिक्यूल्स को जो एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता भी है तो एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, बट ओवरऑल वो डाइपोल मोमेंट रहना चाहिए। अगर वो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है तो वो मॉलिक्यूल कभी भी डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट ना होने से ये मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, molecules with perfectly octahedral and tetrahedral geometry are rotationally inactive। तो बेसिकली हमने क्या बोला, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल और परफेक्टली टेट्राहेड्रल। परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमने देखा है, लेट अस कंसीडर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हो रहा है। तो इस ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में जो हम परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, तो बेसिकली जो पेरिफेरियल एटम्स ऑल है, जो बी एटम्स, अगर ये सारे सेम होता है, दैट इज AB6, इस टाइप का जो एलिमेंट्स, इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम बोलेंगे परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, जो कि रोटेशनली इनएक्टिव होगा। बेसिकली जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। और उसके बाद जो परफेक्टली टेट्राहेड्रल होता है,
इस मॉलिक्यूल में भी दैट इज AB4 टाइप ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में रहते हैं, तो ये सब मॉलिक्यूल रोटेशनली इनएक्टिव होता है। तो हमने देख लिया जो सारे मॉलिक्यूल्स रोटेशनली एक्टिव हम कैसे बोल सकते हैं, रोटेशनली इनएक्टिव कैसे हो सकते हैं, हमने सारे देख लिया। अभी ये जो मॉलिक्यूल है ये जब माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा तब बेसिकली क्या होगा, तो मॉलिक्यूल का टाइप ऑफ रोटेशन दोनों टाइप का हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ रोटेशन मस्ट बी एंड ओवर एंड। ये एंड ओवर एंड रोटेशन का मतलब क्या होता है, देखियो अगर मैं स्पिन को एक मॉलिक्यूल कंसीडर करती हूँ तो मॉलिक्यूल बेसिकली बहुत से टाइप से रोटेट कर सकता है। इसको हमें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, ये एक साइड है, ये डिफरेंट साइड है। तो अगर मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करता है दैट इज ये जो मॉलिक्यूल का जो एक्सिस होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे, अगर AB हमें मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, इसका जो एक्सिस होगा ऐसा एक्सिस होगा, तो इस एक्सिस के अराउंड अगर ये रोटेट कर रहा है दैट इज ऐसे अगर ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो हमको क्या कोई डाइपोल मोमेंट का चेंज मिलेगा। देखिए पहले से अगर हम बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट का जो ओरिएंटेशन होगा वो A से B के तरफ होगा। तो A से B के तरफ होने से जब ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस के साथ जब रोटेट कर रहा है तो डाइपोल मोमेंट का कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। दैट इज जो भी पॉजिटिव डाइपोल था वो पॉजिटिव ही रह रहा है आफ्टर रोटेशन एंड बिफोर रोटेशन, एंड जो नेगेटिव डाइपोल था वो भी नेगेटिव ही रह रहा है। तो ये ऐसा रोटेशन हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जो एंड ओवर एंड रोटेशन होता है वो क्या होता है, एंड ओवर एंड रोटेशन इज बेसिकली जब डाइपोल मोमेंट का एक चेंज रहता है। अगर एक मॉलिक्यूल को हम ऐसे कंसिडर करते हैं दैट इज एक साइड ए होगा एक साइड ऐसा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमको लेटेस्ट कंसिडर कि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, अगर हम मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करते हैं दैट इज एंड ओवर एंड रोटेशन, ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव एंड था तो पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड था। अब अभी आफ्टर रोटेशन ए हो जाएगा नेगेटिव एंड ए और ए हो जाएगा पॉजिटिव एंड, दैट इज इसको हम बोलते हैं एंड ओवर एंड रोटेशन, जिसके होने से डाइपोल मोमेंट का एक चेंज आ रहा है। अगर ये चेंज आता है तभी जो मॉलिक्यूल होता है वो रोटेशनली एक्टिव होता है। दैट इज लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल AB जिसका पॉजिटिव डाइपोल ये होगा और एक नेगेटिव डाइपोल ये होगा। तो मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो बेसिकली पार्शियल इलेक्ट्रिकल चार्जेस है। अगर ये पार्शियल इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं, कैसे ऑसिलेट करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट इनिशियली द मॉलिक्यूल वाज लाइक दिस, ओके, दैट इज मॉलिक्यूल वाज लाइक दिस। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा, अभी ये पॉजिटिव एंड था ये नेगेटिव एंड था, तो ऐसे रोटेट करने से अभी पॉजिटिव एंड यहाँ आ गया और नेगेटिव एंड यहाँ आ गया। दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं रोटेट कर रहा है ऐसे, तो अभी पॉजिटिव एंड यहाँ है और नेगेटिव एंड यहाँ पर है। ओके, अभी मॉलिक्यूल ऐसा है, अभी फिर से मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, अगेन रोटेशन। तो रोटेशन करने से क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ था नेगेटिव यहाँ था, तो रोटेशन करने से अभी पॉजिटिव एंड नीचे आ जाएगा और नेगेटिव एंड जो है ऊपर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस, अगेन रोटेशन। अगर नेगेटिव एंड ऊपर है, अभी नेगेटिव एंड ऐसा हो जाएगा तो पॉजिटिव एंड यहाँ पे आएगा, नेगेटिव एंड यहाँ पे रहेगा। एंड अगेन रोटेशन। तो लास्टली हम क्या देख सकते हैं, एक जो ऐसे रोटेशन हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव अगेन ऊपर आ गया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल पार्शियल इलेक्ट्रिकल चार्जेस थे वो ऑसिलेट कर रहे हैं। कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ग्राफिकल नेचर शो कर सकते हैं। दैट इज अगर हम मॉलिक्यूल को यहाँ पर कंसीडर करें, पॉजिटिव नेगेटिव था, फिर हो जाएगा
इसी पोजीशन पर नेगेटिव, सॉरी थोड़ा अगर हम लार्जली ड्रॉ कर लेते हैं, नाउ अगर हम अभी मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। अभी रोटेशन के बाद यह आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। अभी पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हो गया, दैट इज नेगेटिव एंड अप साइड में होगा और पॉजिटिव एंड डाउन साइड में होगा। इसके बाद पॉजिटिव एंड यहाँ पर, नेगेटिव एंड यहाँ पर, एंड फाइनली पॉजिटिव एंड फिर से ऊपर और नेगेटिव एंड नीचे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक्चुअली ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऐसे रोटेशन के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और हमको एनर्जी का भी पता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हमने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में देखा, दैट इज ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी था, यहाँ पर हमको एक एनर्जी रेंज मिल रहा है। दैट इज ये एनर्जी रेंज में जब इसका भी एक फ्रीक्वेंसी होगा और जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक एनर्जी होगा। जब ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फ्रीक्वेंसी है और जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है वो जब एक मैच कर जाएंगे, तभी वो मॉलिक्यूल एक्चुअली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाता है। तो ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी रोटेशन के वजह से जो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, तो इस ऑसिलेशन का भी एक फ्रीक्वेंसी होगा, वो ड्यू टू रोटेशन के वजह से हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। The frequency of the oscillating electric field is called rotational frequency when rotational frequency matches the frequency of microwave region molecules absorbs the energy। जब ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तभी ये लोअर एनर्जी रीजन से हायर एनर्जी रीजन तक जाएगा। तो ये हो जा रहा है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसका एकदम बेसिक पोर्शन। तो बेसिकली मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी मिलने से वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक जाएगा, तो मॉलिक्यूल कौन सा हमारा माइक्रोवेव एक्टिव होगा, कौन सा माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा, ये सब हमने आज के क्लास में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे जो एनर्जी इक्वेशंस होते हैं उसके साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।